हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ रोटेशनल मोशन। टॉपिक का नेम है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी कब कहलाएगी, किस बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो आप डायग्राम में देखें, मैंने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी का स्ट्रक्चर बना रखा है और कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी रिजिड बॉडी है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है। या आप कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी है, बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर एक बॉडी बन रही होती है। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स में क्या विशेषता है कि इन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी तब कहलाएगी जब उन पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि कितना भी डिस्टेंस है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, लेकिन जितना भी डिस्टेंस है वो फिक्स है। जब हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी एक्सिस में, मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक एफ एक्स फोर्स लगा रहा हूं, एफ जेड के अलोंग एक एफ जेड फोर्स लगा रहा हूं, या एफ वाई के अलोंग मैं एफ वाई फोर्स लगा रहा हूं, तो किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर अगर इन पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी। क्या समझ में आया कि कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी तब कहलाएगी जब किसी भी रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस ना बदले, व्हेन वी अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, इट इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी कहलाएगी। अच्छा, अब रिजिड बॉडी में जब हम किसी भी रिजिड बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाते समय उसमें टू टाइप्स के मोशन, यानी दो प्रकार के मोशन या दो टाइप के मोशन कंडक्ट हो सकते हैं, और वो होते हैं नंबर वन ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा मोशन होगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। अच्छा, तो अब हम किसी भी बॉडी को रिजिड बॉडी, हमने ये समझ लिया कि कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी कब कहलाएगी जब किसी भी रिजिड बॉडी के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, व्हेन वी अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, when we applied any external force on a body and the particle associated with rigid body do not change their distance by experiencing the force in different direction, that body is called the rigid body। वो rigid body कहलाएगी। अब मान लीजिए अगर ये rigid body अपना पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है तो बॉडी तो एक जगह फिक्स रहेगी, लेकिन इसमें जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसके साथ में एक एक्शन होगा कि ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी अपने सभी पार्टिकल के साथ में। चूंकि बॉडी रिजिड है तो कंप्लीटली बॉडी मूव होने वाली। ये पेन है, इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसके डिफरेंट पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स है, इस वजह से ये बॉडी श्रिंक नहीं हो रही है, ठीक है, और ये मूव करना स्टार्ट करेगी। अब इसमें दो टाइप के मोशन होंगे, वो डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरीके का फोर्स लगा रहे हैं। अगर हमने सिंपल इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है तो बॉडी आगे की ओर चलना स्टार्ट कर देगी, दैट विल बी द ट्रांसलेशनल मोशन। एंड अगर उसमें हमने कुछ टर्निंग इफेक्ट दिया, टॉर्क लगाया हुआ है, तो बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। यानी कि बॉडी अगर रिजिड बॉडी है तो उस पर ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों ही स्वाभाविक रूप से लग सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगी। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। हमने ये समझ लिया कि रिजिड बॉडी क्या है, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम या रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब इस पे लगने वाला लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम है। यानी कि जहां पे भी बॉडी है उसी जगह पे रखी हुई है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रखी हुई है, या कोई भी रिजिड बॉडी में कोई अगर वेलोसिटी से मूव हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब भी कहलाएगा कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम है। जरूरी नहीं कि इस बॉडी रेस्ट पर हो तभी इक्विलिब्रियम ही होगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तब भी बॉडी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कहलाएगी। यानी कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब इस पर लीनियर मोमेंटम प्लस एंगुलर मोमेंटम remain constant,
ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ बॉडी, when a body of linear momentum and angular momentum remain constant, then we can say the body will be in, the rigid body will be in equilibrium position, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी। तो हमने ये समझ लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी कब होती है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होगी, और जब किसी भी बॉडी पे हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितने प्रकार के मोशन हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, डिपेंड करेंगे फोर्स के साइड पर, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इनके बीच का लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट होने का मतलब हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि बॉडी जहां पर है वहीं रखी रहेगी, इसमें मोशन हो सकता है, लेकिन वो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड्स होगा। उस बात को देखिए हम यहां प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन है और वो ट्रांसलेशनल मोशन मुझे इक्विलिब्रियम शो करना है, तो देखिए कैसे शो करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और जेड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स अमंग अ डिफरेंट पार्टिकल विल बी द जीरो, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। वो हिल ही नहीं रही है, हम फोर्स लगा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में लगाया जाए या वाई डायरेक्शन में लगाया जाए या जेड डायरेक्शन में लगाया जाए, कैसे भी लगाए, वो बॉडी टच से मस नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी इक्विलिब्रियम है। तो हम कह सकते हैं यहां पर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में एसोसिएटेड जितने भी, इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा, कोई भी पर्सन यहां पर खड़ा होके इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इस पे एसोसिएटेड जितने पार्टिकल हैं वो सभी फोर्स को एक्सर्ट करेंगे। क्योंकि बॉडी रिजिड है, इनके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स है, तो इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स इस पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, और ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। और स्टार्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर है। रेस्ट पर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। क्लियर। इसका मतलब कि जो नेट फोर्स लग रहा है एफ एक्स का वो जीरो है, इसीलिए बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। अगर मैंने वाई डायरेक्शन में भी लगा के देख लिया, भाई हो सकता है कि वाई डायरेक्शन में चला जाए, तो एफ वाई इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में एफ जेड इक्वल टू जीरो। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर आप नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड उस नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कि जो रिजिड बॉडी है वो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पता है कि F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा F नेट इक्वल टू एम ए, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। अगर इसको प्रॉपरली लिखना है तो हम सिंपल लिखेंगे F नॉट इक्वल टू एम ए। अब इस ए को हम यहां पर ब्रेक करते हैं वेलोसिटी के टर्म्स में, तो ये होता है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, ठीक है। और वेलोसिटी होगी वो सेंटर ऑफ मास से होगी, तो मैंने लिख दिया m dv अपॉन dt। अब जो कि बॉडी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या है कि f नेट की वैल्यू तो हो रही है जीरो, सो m dv अपॉन dt cm, दिस एक्सप्रेशन विल बी देयर। m भी जीरो हो जाएगा तो एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास में dv अपॉन dt इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसका मतलब यह है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। देखो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी नहीं बदल रही है। वेलोसिटी नहीं बदल रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रखा हुआ है, दैट विल बी द जीरो। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, और उसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि v कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। और इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। हो सकता है कि बॉडी जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड में चलती चली जा रही है, दैट सिचुएशन आल्सो कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। तो या तो dv cm dt इक्वल टू जीरो, या इसको बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है, इसका मतलब वो रेस्ट पर है। कहां पर है ये, रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अदरवाइज हम v को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ये टर्म्स हटाएंगे तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू द कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट से भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, दैट आल्सो द सिचुएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। ये तो बात हो गई आपकी ट्रांसलेशनल मोशन कि कोई भी रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम है तो उसका ट्रांसलेशन मोशन भी
इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है, या तो रेस्ट पर होगा या कांस्टेंट पे होगा। अब हम बात करते हैं कि रिजिड बॉडी है, उस पर अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ उसमें रोटेशनल इफेक्ट भी आ सकता है। तो रोटेशनल इफेक्ट को भी हमें जीरो करना पड़ेगा, और रोटेशनल इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क लगेगा इसके एक्सिस के अलोंग। मान लीजिए इसके एक्सिस के अलोंग इसको मैं रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, तो टॉर्क सभी पार्टिकल पे लगने वाला जो टॉर्क है, इसका मतलब नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि टॉर्क जितने भी पार्टिकल्स पे टॉर्क लग रहा है, ठीक है ना, टॉर्क जितने भी पार्टिकल्स पे लग रहा है वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं आ रहा है, दैट मींस इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब हम आपको इसका एक एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम है तो उस पर टोटल कितना वर्क डन हुआ है। हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन समझते हैं। हमने ये समझ लिया कि कोई भी बॉडी रिजिड कब होगी, और किसी भी बॉडी पर जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों मोशन के इफेक्ट की वजह से टोटल वर्क डन कितना होगा और उस वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बात क्लियर है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई आप करोगे तो उस पर ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन की वैल्यू होगी एंड रोटेशनल मोशन की वैल्यू होगी, और इन दोनों की वजह से हम फाइंड करेंगे वर्क डन और उस वर्क डन की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ कि कब कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इफेक्ट दिखाएगी तो वो किस वजह से दिखाएगी और उसका क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये बात होगी डेल्टा वी, या हम बोले v डॉट डेल्टा टी। आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांसलेशनल इफेक्ट को शो कर रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने की वजह से उस पर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, और वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट का टर्म लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी डॉट डेल्टा टी। यानी कि ये टर्म कैसे आया, ये टर्म इसकी वजह से आया, इसलिए मैंने आपकी समझने के लिए ये बात यहां पे लिख दी। तो ये बात तो हो गई कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, उस पर आया ट्रांसलेटरी मोशन। हो सकता है कि फोर्स किसी भी डायरेक्शन पे लगे तो उस पर टॉर्क भी प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखिए v एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर इनके वेक्टर को हटाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सॉरी, तो हम इसको लिख सकते हैं, दोबारा से मैं लिख देता हूं, v इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर। ये आपका स्टैटिक फॉर्म है और ये आपका वेक्टर फॉर्म है। स्टैटिक फॉर्म या स्केलर फॉर्म लिखें, वो ज्यादा आपको समझ में रहेगा, स्केलर फॉर्म, और स्केलर फॉर्म ही लिखना चाहिए। और दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है ना, अब इस एक्सप्रेशन में डेल्टा टी से हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम ले लिखता हूं v वेक्टर डॉट डेल्टा टी इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर इंटू डेल्टा टी। अच्छा, ओमेगा वेक्टर इंटू डेल्टा टी, यहां पर इस टर्म को हम एक नया नाम देंगे और वो नया नाम होगा स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी। स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी। स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी क्यों, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन इसका आपने मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से, इसलिए इसको एक नई क्वांटिटी का नाम दे दिया ओमेगा
इंटू डेल्टा टी, ये कहलाएगा स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा फाई से। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई ओमेगा वेक्टर इंटू डेल्टा टी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी सामने आ गई है, दैट इज द स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग डेल्टा फाई से। तो यहां पर v वेक्टर इंटू डेल्टा टी इक्वल टू आपके पास में आया r वेक्टर इंटू डेल्टा फाई। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो रोटेशनल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो ट्रांसलेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब किसी भी रिजिड बॉडी में, किसी भी रिजिड मेरा फेस इधर हो गया, किसी भी रिजिड बॉडी में दोनों टाइप के इफेक्ट हो सकते हैं, दोनों टाइप के मोशन होते हैं, पहला ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में वो दोनों मोशन की वजह से ही होगा, ठीक है, दोनों के मोशन की वजह से। और उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं डेल्टा आर। क्या बोल देंगे? डेल्टा आर, जिसकी वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर डायरेक्शन, दैट इज द वी डेल्टा टी, वी डॉट डेल्टा टी, प्लस डिस्प्लेसमेंट वी डॉट डेल्टा टी, ये वाली वैल्यू, एंड डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर डायरेक्शन। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डायरेक्शन में आया हुआ है, प्लस आर वेक्टर, या मैं लिख दूं आर वेक्टर डॉट डेल्टा फाई। याद रखिएगा कि मैंने जो टर्म लिखा हुआ है मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म एक जैसे आ गए। ये मैं इस टर्म को लिख रहा हूं, यानी कि इस टर्म को लिख रहा हूं, इस वाले टर्म को, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एस प्लस वी डेल्टा टी, मैं इसको ये वाली वेलोसिटी वी डेल्टा टी, अब मैं रिप्लेस कर देता हूं डेल्टा एस प्लस आर वेक्टर डॉट डेल्टा फाई। अब आप समझ जाएंगे कि यहां पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट किससे? ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन का, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जिसको मैंने डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो डेल्टा एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्लस वी डेल्टा टी इज द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल, और वी डेल्टा टी की वैल्यू है आर डॉट डेल्टा फाई, मैंने आर डॉट डेल्टा फाई लिख दिया, और दिस इज द डेल्टा एस डॉट आर डॉट फाई। तो ये आया है आपका क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब हम निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर, या डेल्टा एस भी बोला जाता है, लेकिन फिलहाल हम डिस्प्लेसमेंट को यहां पे डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एफ डॉट, ये रहा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहां पे इसको लिखता हूं डेल्टा एस प्लस आर डॉट डेल्टा फाई, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हम कुछ ऐसे लिखेंगे, एफ डॉट डेल्टा एस एंड एफ डॉट आर डेल्टा फाई, एफ डॉट डेल्टा एस। अच्छा, यहां पे ध्यान रखें कि ये आर क्रॉस है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ही रखेंगे, यहां से डॉट प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें जरा इस टर्म को, W इज इक्वल टू, ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एफ डॉट डेल्टा एस प्लस एफ डॉट आर क्रॉस डेल्टा फाई, ये टर्म बनेगा। तो मैं इस वाले टर्म को जरा अलग से लिखता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और मेरे पास ये स्पेस है, आप ध्यान रखिएगा, मैं यहां से यहां पर आ रहा हूं, और इस वाले टर्म को मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं दोबारा से, एफ डॉट आर क्रॉस डेल्टा फाई को कैसे लिखा जा सकता है? कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एफ डॉट आर या एफ क्रॉस आर डेल्टा फाई, इस तरीके से ले सकते हैं, एफ क्रॉस आर डेल्टा फाई। अच्छा, एफ क्रॉस आर की जो वैल्यू होती है वो होती है टाउ डेल्टा फाई, यानी कि हम इस टर्म की जगह पर हम सीधा सीधा ले सकते हैं
टाउ डॉट डेल्टा फाई। तो यहां पे आ जाएगा एफ डॉट डेल्टा एस प्लस टाउ डॉट डेल्टा फाई, टाउ डॉट डेल्टा फाई। ये टर्म आ गया मेरा टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन अगर पूरे रिजिड बॉडी के लिए निकाला जाए, ठीक है ना, अभी ये टोटल जो वर्क डन निकला हुआ है ये वर्क डन ऑन अ स्मॉल पार्टिकल्स में निकला हुआ है। इसका मतलब फोर्स जितने भी पार्टिकल उन सभी पे लग रहा होगा, तो सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं कैपिटल डब्ल्यू बना के लिख रहा हूं, यहां पे लिखा जा सकता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई, ठीक है, डॉट डेल्टा एस प्लस, सिमिलरली अगर फोर्स सभी में लग रहा है तो सभी पार्टिकल पे टॉर्क में भी लग रहा होगा, तो I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक टाउ आई डेल्टा फाई। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन कंबाइन द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। एक्सप्रेशन तो आ चुका है हमारा, लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि ये बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में है, अभी भी ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सम ऑफ एफ आई यानी कि सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स या फोर्स applied on all the particles will be the zero. Similarly, the torque applied all the particles of the rigid body will be zero. कब? जब ये स्टेटमेंट बोल दिया जाए कि रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन का एक्सप्रेशन दें जबकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो ये टर्म आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर कोई भी बॉडी रिजिड है और वो इक्विलिब्रियम है। जब फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो obvious सी बात है कि टॉर्क पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब बॉडी इक्विलिब्रियम पर है और रिजिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन विल बी द जीरो, और यही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इफ एनी बॉडी क्या इंफॉर्मेशन समझ रहा है, इफ एनी रिजिड बॉडी विल बी एन इक्विलिब्रियम इफ the such person applied any kind of force, either the ट्रांसलेशनल फोर्स और टॉर्क फोर्स, यानी टॉर्क लगा रहा है या ट्रांसलेटरी कोई फोर्स लगा रहा है, on that time the work done will be zero because the body is not replacing themselves. अपने आप को वो रिप्लेस नहीं कर रही है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। और ऐसा ही होता है, कोई बॉडी में आप धक्का लगाएं, अगर वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है तो वर्क डन तो जीरो होगा ही, और ये प्रूफ भी हो चुका है, ठीक है। तो अगर वर्क डन निकालना है तो दैट विल बी द वर्क डन, लेकिन इफ वर्क डन इन इक्विलिब्रियम बॉडी तो दैट इट विल बी द जीरो। तो रिजिड बॉडी पे लगने वाले जितने भी पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होगा, और जितने भी पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से लगने वाला टॉर्क भी जीरो होगा। तो टोटल वर्क डन विल बी द जीरो होगा इफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लीवर प्रिंसिपल समझते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी इसको बोला जाता है। तो आप देखेंगे इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने यहाँ पे बैलेंस कर रखा है, और ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम एंड से इस पार्ट का डिस्टेंस, हाफ पार्ट का डिस्टेंस d1 है, और ये पार्ट का भी डिस्टेंस d1 है। क्यों ले रखा है? क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम पे ये बैलेंस्ड है, दोनों साइड सेम डिस्टेंस पर होंगे, इसलिए दोनों को हमने यहां पर d1 के नाम से रिप्रेजेंट कर रखा है। अच्छा, ये दोनों ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, इस पर दो सेम मास के अभी इस पर होल्ड कर रखा है। तो अभी क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की वजह से, यानी कि m मास के ऑब्जेक्ट की वजह से, मैं इसका भी नाम m ही रख देता हूं, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी द mg, और उसकी वैल्यू बराबर होगी W1 की। हम कह सकते हैं कि W1 वेट काम कर रहा है, यानी कि वेट की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा W1 इज इक्वल टू mg। सिमिलरली यहां पे भी जो फोर्स लग रहा है, यानी कि W2 इक्वल टू mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? F2 के बराबर होगी, ठीक है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा या कोई भी चीज बैलेंस्ड होगी, अगर इस डायरेक्शन का फोर्स बढ़ेगा तो या तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा।
जैसे आपने वेइंग मशीन देख रखी होगी, तराजू देख रखा होगा। अगर इक्विलिब्रियम है तो जो 1 kg का आपने आटा यहाँ रखा हुआ है, 1 kg का वॉट इधर रखा हुआ है, तो वो बैलेंस दिखाई देगा आपको इस तरीके से। ठीक है ना। इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू और क्लॉकवाइज वैल्यू आपस में बराबर है। अगर बराबर नहीं होगी तो अगर मान ली ये वेट इधर का ज्यादा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और अगर इस साइड का वेट ज्यादा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। क्लॉकवाइज का मतलब इस साइड पर, ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। जब इसका मास ज्यादा होगा तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा, इसका मास ज्यादा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वैल्यू दोनों आपस में बराबर है। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम बोल रहा है कि जो सम ऑफ ऑल द या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज वैल्यू आर इक्वल्स, ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। इसी को लीवर आर्म भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जितना लोड इधर है और जितना एफर्ट इधर है, जैसे मान लीजिए हमने लोड रखा हुआ है 2 kg आटा रखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे लोड, और एफर्ट बोलेंगे यानी कि जो वेट रखा हुआ है। तो वेट के बराबर अगर एफर्ट हो जाएगा तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को फॉलो करता है या लीवर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो इंफॉर्मेशन है यानी कि F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स इतना और डिस्प्लेसमेंट इस साइड पर, तो F1 इंटू D1 इज इक्वल टू W1 इक्वल टू mg, यानी कि उस पर लग रहा है फोर्स W1 इक्वल टू mg। अच्छा, या W1 ऐसे भी ले सकते हैं, W1 क्रॉस mg, W1 क्रॉस mg, सॉरी W1 क्रॉस mg ना लिखते हुए हम W1 क्रॉस d लिख लेते हैं, D1, क्योंकि mg फोर्स तो नीचे लग रहा है और जो वर्क डन है यहां पर, यानी कि ये जो वर्क है ये जो वर्क है, इस जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है जिस बॉडी में, वो D1 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो वर्क डन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट विल बी द D1। तो W1 इंटू D1 ये दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज लगने वाले फोर्स हो गए। ठीक है ना। मैं स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दिस वन, और ये भी एक प्रकार का फोर्स ही है ये। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स है जो W1 इक्वल टू mg लग रहा है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है, इसको वर्क डन ना बोल के इसको हम फोर्स बोलेंगे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक प्रकार का फोर्स हो गया, और ये फोर्स लग रहा है ड्यू टू द मास अंडर द ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। ये भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट और ये भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट ये। तो ये जो mg है, ये mg इंडिकेट कर रहा है फोर्स को, और फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, और ये W1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स। तभी देखिए दोनों चीजें आपस में बराबर कर दी, F क्रॉस D1 इज इक्वल टू W1 क्रॉस D1। तो इसको वर्क डन समझने की गलती मत करना, दिस इज द काइंड ऑफ द फोर्स। सिमिलरली क्लॉकवाइज की बात करेंगे। क्लॉकवाइज में अगर हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे F2 क्लॉकवाइज, देखें इस साइड पर F2 और W2, तो F2 इंटू D2 इज इक्वल टू W2 इंटू D2, ये हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटा लगाते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज फोर्स इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज फोर्स हो जाते हैं, क्लॉकवाइज फोर्स इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, मैं लिखता हूं यहां पर कि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी इंफॉर्मेशन लिख दी, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज वैल्यू, क्लॉकवाइज फोर्स एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो
तो ये वैल्यू कुछ तरीके से बराबर हो जाएगी F1 इंटू D1 इक्वल टू F2 इंटू D2। सिमिलरली W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। आप देखें दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। ये वेट की वजह से लगने वाला फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट की वजह से लगने वाला फोर्स है, ये दोनों आपस में बराबर होगी। अब इस इंफॉर्मेशन को एक नया नाम दिया जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन को हम नया नाम देंगे क्या? लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू अपवर्ड इनटू अपवर्ड आर्म, अपवर्ड इनटू अपवर्ड आर्म। तो स्टूडेंट्स ये था लीवर प्रिंसिपल। लीवर प्रिंसिपल केवल हमको यही बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज फोर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसके द्वारा लगे हुए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज फोर्स भी आपस में इक्विवेलेंट होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस सिचुएशन पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो मास की वजह से लगने वाला फोर्स W1 इज इक्वल टू mg, ठीक है, और एक उसके ऑब्जेक्ट की वजह से लगने वाला फोर्स, ठीक है ना, F इंटू D1, ठीक। और ये D1 डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों लिया गया कि जैसे इस फोर्स ये वाली वैल्यू इस पर ज्यादा हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से नीचे आने लगेगा। दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इतना पार्ट घूम जाएगा इस जगह पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी में इतना खिसक के आ जाएगा, तो F1 इंटू D1 ये फोर्स इस पर काम करेगा। अब उसका वर्क क्या होगा उस बात को अभी हम नहीं देखेंगे, लेकिन F इंटू D1 फोर्स काम करेगा जिसकी सेम वैल्यू बराबर होगी W1 इज इक्वल टू mg के, जो नीचे की ओर डाउन बढ़ जाएगा। सिंपली ये अप होगा, ठीक है ना, तो अप होने की वजह से जो फोर्स काम करेगा F2 इंटू D2, और जो फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा होगा W2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू D1। तो W2 इज इक्वल टू जो mg लिखा हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज द काइंड ऑफ द फोर्स, ये एक प्रकार का फोर्स है, और ये फोर्स भी वर्क करेगा इस डिस्प्लेसमेंट के साथ में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो F2 भी ऊपर जाएगा, तो उसके साथ साथ ये W2 भी ऊपर जाएगा, यानी कि इस फोर्स पे इस डिस्प्लेसमेंट के साथ ये भी एसोसिएटेड होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऑल काइंड ऑफ फोर्स आर इक्वल, तो दोनों फोर्स इक्वल करके दिखाना था अपने को। दिस इज द लीवर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है लीवर का। थैंक यू सो मच।